मेरे प्यारे स्टूडेंट, आज हम बात करने वाले हैं आपके क्लास 10 सामाजिक विज्ञान के एक महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है औद्योगिकरण का युग। बात हम कर रहे हैं भाग 2 के बारे में। तो पिछले क्लास में हम बता चुके हैं औद्योगिकरण के यानी बड़े बड़े कारखाने और फैक्ट्रियों के बारे में बता चुके हैं। बात करें हम हाथ का श्रम और वास्तु शक्ति के बारे में, जहां विक्टोरिया कालीन ब्रिटेन में सस्ता और कुशल श्रम नगरों में सुलभ था, जहां सस्ते श्रम के बल पे सस्ता उत्पादन होता था। वे ऐसी मशीनें नहीं लगाते थे जो श्रम की अपेक्षा महंगी बैठती थी। बात करें हम, अनेक उद्योग ऐसे थे जिनमें श्रमिकों की आवश्यकता एक विशेष मौसम में ही रहती थी, जहां पर गैर घरों और शराब खानों में शीत ऋतु में श्रम का मांग बढ़ जाता था, जहां जाड़ों में ही श्रमिक जलयानों की साफ सफाई में लगाए जाते थे। और बात करें कि क्रिसमस की कुछ चीज़ें ऐसी थी जहाँ से प्रिंटिंग तथा वायनिंग कार्यों में श्रमिकों की आवश्यकता होती थी, जहाँ कुछ लोग छोटी छोटी चीज़ें बेचते थे और अस्थायी काम तलाशते हुए हमेशा एक जगह से दूसरी जगह भटकते थे। जहाँ हम बात करें कि प्रिंस सौदागर महोदय मशीनों के बारे में पता चला कि इनके लगने में खर्च अधिक आता है, इनका रख रखाव भी महंगा होता था, जहां उपभोक्ताओं ने मशीन विविध रंग, डिजाइन एवं विशिष्टता की वस्तु का उत्पादन नहीं कर पाते थे, जहां मौसम के साथ साथ श्रमिकों ने क्या किया कि मांग अधिक होने लगी, जहां उत्पादन बढ़ाने के लिए उद्योगपति श्रमिकों को कृषि काम पे लगाते थे। हाथ में तैयार होने पे कारखानों ने श्रमिकों की अधिकता बनी रहती थी, जहां बारीक डिजाइन किया जाता था और विशेष आकार वाली वस्तुओं का निर्माण श्रमिकों से करवाया जाता था। अब बात करें मजदूरों की जिंदगियों के बारे में, जहां उद्योग की बहुतायत से श्रम मिल जाने से उसकी स्थिति दयनीय हो चुकी थी, जहां नौकरी मिलने की सूचना मिलते ही श्रमिकों गांव में नगरों की ओर दौड़ लगा देते थे, जहां नौकरी दिलवाने में उनके परिचित परिवार जन सहायक बनते थे, जहां कुछ लोग रोजगार पाने के लिए हफ्तों प्रतीक्षा करनी पड़ती थी, जहां रातों पुतलों के नीचे रैन बसों में काटी जाती थी, जहां पे काम का सीजन निकल जाने पे बीच बीच में इन्हें खाली भी बैठना पड़ता था। इन बेचारों के जीवन में प्राय उतार चढ़ाव रहता था और चक्र चलता ही रहा। इनकी आय रोजगार की अवधि तथा वेतन की दर निर्भर होने लगी थी। बहुत सारे मजदूर स्पिनिंग जेनी इस्तेमाल का विरोध इसलिए कर रहे थे कि उनकी आजीविका के साधन छीन लेंगी तथा श्रमिकों की छूट की दर कम कर दिए जाएंगे। जहां 19वीं शताब्दी श्रमिकों के लिए वेतन वृद्धि का अवसर लेकर आई, परंतु उसमें श्रमिकों की दशा में कोई विशेष सुधार नहीं आया, क्योंकि उन्हें वेतन दिनों के अनुसार काम करने पर मिलता था। लेकिन 1930 की बात हम करें कि विश्वव्यापी अधिक मंदी में इनकी दशा और भी बिगड़ रही थी। अब हम बात करते हैं 1850 के दशक के अनुसार, जहां पर पूरे लंदन में रेलवे स्टेशन बनने लगे थे। इसका मतलब था कि सुरंगें बनने, बल्लियों की पाड़ लगाने, ईंट और लोहे का काम करने के लिए बहुत सारे मजदूरों की जरूरत थी। अब बात करें हम भारतीय कपड़े का युग कैसे आया। औद्योगिकरण से पहले सूती और रेशमी वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में भारत विश्व में अग्रणी बना हुआ था। बात करें हम भारत की मुलायम और लंबे रेशों की कपास के ग्राहक अर्मीनियन जो थे वो फारसी देश के थे, जहां गुजरात के तट पे स्थित एक बात करें हम एक सूरत बंदरगाह से खाड़ी के देशों के कपास और वस्त्र भेजे जाते थे, जहां मछलीपट्टनम और हुगली में बंदरगाह इस्कार पे सहभागी रहते थे, जहां पे कपास और वस्त्र निर्यात व्यापार किया जाता था, जहां भारत के अनेक व्यापारी जुड़े हुए थे। पूंजीपति जो थे, एक नाम था बैकर्स, इस उद्योग में पूंजी लगाते थे। व्यापारी बुनकरों से वस्त्र खरीदकर निर्यात यानी बेचा किया करते थे, कर्ताओं को बेचते थे, और सौदागर क्या करते थे, दलाल माल की खरीद करते थे। जहां 1750 की बात हम करें तो ये व्यवस्था चरमरा गई थी, जहां पे कंपनियों ने एक स्थानीय व्यापार के अधिकार एकाधिक प्राप्त करके इस व्यवसाय में अपना नियंत्रण जमा लिया था, जहां सूरत हुगली बंदरगाह में होने वाला स्थिति एक घट गया था। बात करें बुनकरों का क्या हुआ। ये भारत में एक ईस्ट इंडिया कंपनी ने की सत्ता के फलस्वरूप वस्त्र निर्यात कम नहीं हुआ, लेकिन यूरोप के अब भारतीय जो बारीक सूतों वस्त्रों को खूब मांग की, जहां तक कंपनी ने इस व्यवसाय की बढ़ाकर
अधिक लाभ कमाना चाहते थे। बंगाल और कर्नाटक से कंपनी को वस्त्रों की आपूर्ति नहीं हो पाती थी, जहां साथ ही इन्हें फ्रांसीसी जैसे डच और पुर्तगाली से कठिन स्पर्धा को झेलना पड़ता था। जहां बुनकरों आपूर्ति देने वाले जो व्यापारी खूब मोल तोल का माल बेचते थे, जहां ऊंची बोली लगाते थे, वो माल सस्ता हो जाता था। जहां हम बात करें कि कंपनी ने बुनकरों पर अपना एक नियंत्रण बना लिया। उसने उस पर दृष्टि रखने तक माल खरीदने के लिए वेतनभोगी कर्मचारी रख लिया था, जहां अन्य खरीदारों को माल बेचने पर रोक लगा दी थी तथा बुनकरों की अग्रिम धन की व्यवस्था कर ली थी, जहां कंपनी का अधिकारी ही उन्हें माल खरीद सकता था। यूरोप में बढ़ती बारीक वस्त्रों की मांग ने उत्पादन को भी बढ़ा दिया। बुनकरों ने अपनी जमीन भाड़े पर देकर पूरी तरह बुनाई का काम प्रारंभ कर दिया। धीरे धीरे बुनकरों और कंपनी ने कर्मचारियों के बीच टकराव शुरू होगा। पुराने व्यापारी बुनकरों के कष्टों का ध्यान रखते हुए परंतु कंपनी के कर्मचारी अपने काम से काम रखते थे। वो अपने साथ सिपाहियों को लेकर आते थे, समय पे माल तैयार न होने पर दंड देते थे। अब बुनकर कंपनी के साथ बन चुके थे और बचने के लिए छटपटा रहे थे, जहां कर्नाटक और बंगाल के बुनकर गांव छोड़कर जाने लगे थे और वे कहे कि धंधा शुरू कर लिए थे। कहीं स्थानों विद्रोह भी किया जा रहा था और कर्जा लौटाने से मना कर दिया जाता था। बुनाई का काम बंद रखने के खेती करने लगे थे। ये था बुनकरों का क्या हुआ था।